मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थीं, जिनकी उम्र 38 साल थी और उनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थीं। बहुत पर्दादार, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मगन औरत थीं। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी कुछ साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और निगाहों में एक थकी हुई चमक छपी थी। कुछ अरसे के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो मुझे सलाम करती। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आए। हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगे, भाई मुआफ कीजिएगा, एक काम था। मेरी वो पुरानी सिलाई मशीन है, इसकी सोई जाम हो गई है। आप प्लीज मुझे इसका ऑयल बदल दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज में थोड़ी शर्म थी, मगर उसके पीछे एक मासूम एतमाद था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल बदलवाना है। आंटी कहने लगे, जी, तेल डालने वाला काम। मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी मगर मेरे हाथों से कुछ नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे उनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था। हर चीज सलीके से रखी थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थीं। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और आहिस्ता से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगे, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी। लेकिन अब तो जैसे हर चीज की रवानी खत्म हो चुकी है। मैंने एक नज़र उनकी आंखों में देखा। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फौरन किचन में चली गईं। कहने लगे, चाय बना कर देती हूँ, आप मेरी मशीन का ऑयल बदल दें। जब वो वापस आए तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवां कर दिया था। मैंने कहा, अब चला कर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। थोड़ा सा झुककर मशीन की सोई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगे, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी ये सिर्फ ऑयल चेंज था, असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चिकनाई मिले तो हर चीज दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हूँ, मगर वो कुछ भी नहीं बोली। उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। इस शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नरम रवानी आ गई। अब वो कभी कभार दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बल्ला लेती। मैं भी बगैर शर्म के वहां चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगे, भाई आज मेरी तबीयत कुछ बोझल है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल मल दें। ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ लेकिन मैंने कहा, जी मैं मल देता हूँ। आंटी के लहजे में कोई शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थी, अपनी दुनिया में मगन मगर अंदर से तन्हा थीं। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थीं। उनके दोपट्टे का किनारा कंधे से सरक रहा था। मैंने उंगलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कंधे पर नरमी से मलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज थी। आंटी कहने लगे, भाई कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ ऑयल चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था और वो लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। इस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थीं, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब उनकी नजरें ठहर जाती थीं और कभी कभार झुककर कुछ छुपा भी लेती थीं, जैसे कोई अंदर की रोशनी छिलकने से रोक रहा हो। एक दोपहर में दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थीं। हाथ में छोटा सा डब्बा था। भाई मुआफ कीजिएगा, मेरा रूम कूलर अजीब आवाज निकाल रहा है। शायद इसका भी ऑयल बदलना है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप तो अब हर चीज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगे,
आपके कंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्माती हुई वापस मुड़ी और अंदर चली आई। रूम कूलर कमरे के कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज कर रहा था। मैं इसे ठीक करने लगा। आनटी किचन में चाय लेने चली गईं। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कूलर के शोर में एक अजीब सा मजा आ रहा था, जैसे सुकून इस शोर में छुपा हो। मैंने ध्यान से कूलर की सफाई की और नई चिकनाई लगाना शुरू कर दी। इतने में आनटी मेरे पास आए। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगे, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, जब तक अच्छी तरह तेल नहीं लग जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आनटी कहने लगे, क्या दिलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर इन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थीं, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही तेल लगता है जो नियत से निकले और जो बगैर छुए वहां तक पहुंच जाए। खामोशी छा चुकी थी। कूलर बंद हुआ, पंखा रवां हो चुका था। मैंने कहा, अब ये शोर नहीं करेगा। आनटी कहने लगे, काश इंसान भी इतने आसान होते। खैर, हम दोनों ने चाय पीना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्म हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, शाम का रंग गहरा हो रहा था। आनटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, भाई कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज जरा मेरे पाँव पर तेल मल दें। ये जुमला आम होता तो शायद बुरा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थी कि इसमें कोई शरारत नहीं थी, बस एक औरत की तन्हाई जांच रही थी जो अपने जिस्म की बेरूही को किसी के लमस से जगाना चाहती थी, वो भी बगैर किसी लफ्जी तजावीज़ के। मैंने सर हिला दिया। वो सोफे पर बैठ चुकी थीं। दोपट्टा अब भी मुकम्मल अंदाज में था। इन्होंने पाँव सामने किए। मैंने हल्के हाथों से तेल उंगलियों पर लगा लिया और उनके तलवों पर नरमी से लगाना शुरू किया। उनकी सांस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर लें। कहने लगे, आपके हाथों में बड़ा सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जिस्म जिंदा हो रहा हो। आनटी की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ उनकी मालिश करता रहा। आनटी कहने लगे, कभी कभी लगता है तेल सिर्फ मशीनों के लिए नहीं होता, जिस्म भी चीख चीख कर कहता है अब कुछ रवानी चाहिए। मैंने सर उठाया। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू नहीं थे, ये किसी दबे जज्बात की गवाही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, रवानी मिल जाए तो जिंदगी का पंखा भी बगैर शोर के चलता है। एक लम्हे को हम दोनों खामोश हुए, मगर इस खामोशी में एक मुआहदा तय हो चुका था, बगैर ज़बान के।